बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का, इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ, जहां आपने इस कार्यक्रम के पहले हिस्से को सुबह के कार्यक्रम में देख लिया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और ये एक विलक्षण कुंडली है। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश लग्न में, कर्क राशि, कर्क लग्न और उच्च के गुरु लग्न में, ये बहुत ही व्यवस्थित हो जाए। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, उसकी 7वीं दृष्टि अपने भाव पे है। शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, शुक्र से गुरु केंद्र में, गुरु और चंद्रमा एक साथ केंद्र में, गुरु की अपनी राशि पे दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ है कि शुक्र ने अपनी राशि को देखा, मंगल ने अपनी राशि को देखा, गुरु ने अपनी राशि को देखा, बुध ने अपनी राशि को देखा और सूर्य जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। बुध नीच के हैं, जिनका नीच भंग शुक्र के कारण और गुरु के कारण हो जाएगा। अब नवांश कुंडली में लेकर, ये एक अच्छी कुंडली है जहां चंद्रमा भी बड़े ही बेहतरीन बने हैं। नवांश कुंडली में लग्नेश शनि उच्च के और स्वग्रही शुक्र के साथ बैठे हैं। इसका फल कथन बताता हूं। नवांश कुंडली में अगर शुक्र गुरु के साथ बैठ जाएं तो सुंदर पति और पत्नी मिलते हैं, मतलब परस्पर जो दाम्पत्य है वो बड़ा ही सुंदर होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सामने वाले के जो पति पत्नी हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं। अब वो सुंदरता आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक लेवल पे हो। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, शुभग्रह होकर के शुभग्रह की राशि में, और ये परस्पर परिवर्तन में है। बुध की राशि में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि में बुध है। इस वजह से यहाँ दाम्पत्य बड़ा ही सुखद और सफल होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ चूंकि लग्नेश उच्च के थे, शुक्र के साथ बैठे थे, तो मैंने शुक्र के साथ गुरु के बारे में तो बता दिया, पर शुक्र के साथ शनि जब बैठ जाते हैं तो अब यहाँ पे चूंकि यही सूत्र कहता है कि अगर लग्नेश होकर के शनि उच्च के होकर के शुक्र के साथ बैठेंगे तो पत्नी कारोबार करने वाली आएगी, कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली आएगी, लेकिन वो थोड़ी सुंदर, अब दाम्पत्य में जो पत्नी मिलने वाली हैं, इनकी जो पत्नी वो सुंदर थोड़ी कम होगी, मतलब इनसे कम। दो लोगों के बीच की जब तुलना की जाएगी तो लोग अक्सर ये कह के जाएंगे कि नहीं, लड़का ज़्यादा सुंदर है, लड़का ज़्यादा स्मार्ट है, लड़की थोड़ी कम है, पर दोनों का चलेगा। आप जब इस कुंडली में यहाँ देखते हैं तो स्वग्रही गुरु यहाँ भी, यहाँ उच्च के थे, यहाँ स्वग्रही हो गए। सूर्य मित्र की राशि में, शनि और शुक्र दो परम मित्र ग्रह एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा परिवर्तन में बैठे हैं, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति, अब मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली में राजयोग कारक होता है। मकर लग्न की कुंडली के लिए वो कारक होते हैं, अपनी राशि के बैठे हैं, और मंगल जन्म कुंडली में राहु के संग हैं। इस वजह से संतान में, एजुकेशन में, संतति के, और कई बार जो प्रेम मिलता है बाहर के लोगों का, वो थोड़ा कम हो सकता है कभी कभी मंगल और राहु की दशाओं में। ये कुंडली अगर यहाँ देखें तो चंद्रमा कर्क के बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा बैठे हैं कन्या राशि के परिवर्तन के साथ। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से भी ठीक है, यहाँ लग्न में बैठे, यहाँ त्रिकोण में बैठे, शुभग्रह की राशि में शुभग्रह का बैठना अच्छा होता है। इस वजह से जातक के दाम्पत्य में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य ये है। अब जब यहाँ पे धन भाव के अधिपति को देखते हैं तो धन भाव के अधिपति सूर्य थे, वो जा करके भाग्य भाव में बैठे थे। ये स्वतः ही एक, मैंने अभी कल ही के कार्यक्रम में बात बताई थी, लग्नेश लग्न में, धन भाव के अधिपति भाग्य में और भाग्येश धन भाव में, पर यहाँ भाग्येश जो है वो लग्न में आ रहे हैं। तो ये खड़ग योग बनता है, और खड़ग योग में जन्मा व्यक्ति प्रोफेसर हो जाए, पदस्थ अधिकारी बन जाए, राजा महाराजा की भांति जीवन जीने वाला हो जाता है। संपूर्ण उसकी मानसिकता और उसकी मन स्थिति बिल्कुल ही कभी भी कमजोर और परेशान करने वाली, भयावह नहीं होती है। इसका अर्थ होगा कि ये कुंडली निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है। इसके साथ साथ ये बहुत ही परफेक्ट कुंडली के रूप में परिभाषित करती है। इसके साथ जब आप इनकी कुंडली के दशमांश को देखते हैं तो वहीं पे उच्च के शनि और शुक्र स्वग्रही राहु लग्न में, इस वजह से आरंभ में ये व्यक्ति किसी के ऊपर लीन रहेगा, पर बाद में चल करके ये निश्चित रूप से धनवान होगा। वृश्चिक राशि के बुध और कन्या राशि के गुरु इस लग्न को शुभकर्त्री बनाएंगे।
मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि ये कुंडली किसी के द्वारा बिछाई गई है। इसकी विलक्षणता और जैसे ये ग्रह जिसमें बैठे हैं, लग्न कुंडली कितनी अच्छी बनी, दशमांश कुंडली कितनी बढ़िया बन रही है, नवांश कुंडली कितनी सुंदर बन रही है। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हों, अगर वो संपूर्णतया अच्छे बैठे हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अगर आप थोड़ा पूछ करते रहेंगे, थोड़ा सा, तो ये सटीक हो जाएगा और इसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर पल दिखने वाले बनेंगे। सुंदर कुंडली का अर्थ होता है कार्य क्षेत्र में कोई बाधा नहीं, धन कमाने की कोई मुश्किल नहीं, लालन पालन बड़ा अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक हो जाता है, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, सबका प्रेम व्यक्ति इकट्ठा करता है, सामाजिक होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है और धनपति होता है। दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना और बुध से दृष्ट होना जो व्यापार का कारक है, और यहाँ पे मंगल के साथ बैठना, तो यानी कि दो केंद्रों के अधिपति मंगल और चंद्रमा एक साथ अष्टम में बैठे और सूर्य लाभ भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में बैठ रहे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में किसी को भी धन देने से बचने की आवश्यकता होगी। गुरु की दशा संपूर्ण लाभकारी, शुक्र की दशा संपूर्ण लाभकारी, इस भाव पे मंगल की दृष्टि है और इस भाव को भोग करके शनि निकले हैं। इस वजह से चूंकि शनि का जो डिग्री है वो 10 डिग्री का है, इस वजह से मैं समझता हूं कि ये एक पक्ष खाली यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। इस वजह से माता पिता को आपस में उनके संबंध कभी भी कमजोर ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति ये दूर जाना चाहे तो रह सकता है, थोड़े दूर पे जाकर के कोई काम करना चाहे तो भी कर सकता है। ये ऐसी कुंडली है जिसपे आप संपूर्णतया विश्वास कर सकते हैं। ये चरित्रहीन नहीं है क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है। ये भगवत भक्त में लीन रहेगा क्योंकि गुरु ने बुध को देखा है। इसकी कुंडली में अगर करियर में कभी कभी कंफ्यूजन होगा तो वो शुक्र और मंगल के कारण होगा। ये लोगों के पीछे नहीं भागेगा, लोग इसकी तरफ आकृष्ट होंगे और ये निश्चित रूप से धनवान भी होगा। धन भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हैं। दशमांश कुंडली में धन भाव के अधिपति मंगल का धन भाव को देखना और उच्च के चंद्रमा के साथ बैठने से व्यक्ति का मन व्यवस्थित है और वो कभी भी हतप्रभ नहीं है। हाँ, कर्म क्षेत्र को लेकर के वो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी अवश्य होगा और चीजों को पाने की कोशिश में लगा भी रहेगा। डिग्री के आधार पर मैं अगर जो ग्रह के बारे में बताऊं तो सूर्य 100% परिणाम करेंगे, चंद्रमा 25% के करीब या कमजोर, उससे मंगल 25% से ज्यादा, बुध थोड़े कमजोर हैं। इस कुंडली में षडबल में बुध ही थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन पे बल देने की आवश्यकता होगी। इस वजह से माता पिता को चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गुरु की स्थिति जो बन रही है उसके आधार पर वो 50% का परिणाम करेंगे। लग्न में उच्च के हैं, 50% परिणाम करने का अर्थ होगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया। 100% भी अगर दे दे तो संपूर्ण हो जाता है, पर केंद्र में उच्च के हैं। ये व्यक्ति को राजनीति से, ये व्यक्ति को सामाजिकता से, ये व्यक्ति को प्रतिष्ठा से, ये व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करके रखते हैं और व्यक्ति की जो एक गंभीरता होती है वो सबको प्रभावित करने वाली होती है और निश्चित रूप से वो समाज का पूजनीय होता है, शिक्षक होता है, पढ़ने पढ़ाने वाला होता है, ज्ञान देने वाला और बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला होता है। ऐसा शुक्र की जो स्थिति बन रही है उसकी आपकी कुंडली में वो थोड़े वृद्ध होंगे, यानी कि आपको उन पे बल देने की आवश्यकता होगी, या ये कह सकते हैं कि देवी दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन और कभी कभी इस बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह कर देना चाहिए। शनि जन्म कुंडली में ठीक है, उनको और भी बल दिया जा सकता है। बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ। आज मेरे पास अगर मैं बात कहूँ तो अगर आप सिर्फ बजरंगबली की पूजा करते रहें तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं पूरे गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में पंच महादेवों के जो विग्रह हैं उनमें इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी विलक्षणता है, इतने भरे हुए हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम साधारण से मनुष्यों को नहीं दे सकते। एक हवा का झोंका मंदिर से बाहर निकलता है तो सबको बिल्कुल ही शुद्ध कर देता है। एक डुबकी गंगा जी में, आप लोगों की एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मैं हरिद्वार गया था, आप लोगों को तो बताया था। हरिद्वार से आते समय गंगा जी जब वाराणसी से पार कर रहे थे तो हम लोग जितने उसमें बैठे थे, मतलब ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में, जैसे तीन इधर और 2 इधर,
तो सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ करके जब गंगा जी पार कर रहे थे तो सब ने ऐसे प्रणाम किया गंगा जी को। पर उसमें 2 जन थे जिन्होंने प्रणाम नहीं किया, सिर्फ 2 जन थे जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो मेरे साथ वाले लोग ने पूछा, मेरे साथ में जो मेरे भाई साहब थे, कि देख रहे हो हमारी संस्कृति और हमारा सनातन कितना बलवान है, कितना मजबूत है कि हम नदियों को भी पूज लेते हैं, हम हवा को भी ऐसे प्रणाम करके अपने क्षमस्व में ऐसा मंत्र पढ़ के भगवान धरती माता के ऊपर पैर रखते हैं। और वो दोनों जिन्होंने प्रणाम नहीं किया था वो बैठ करके भक्ष रहे थे, भक्ष जिसको हमारे यहाँ भजन करना बोलते हैं। मतलब इतनी कलुषित मानसिकता से कि आपके उस नदी के किनारे कितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है और वो हमें जीवन दान देती हैं, हमारे चलो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो हमें मोक्ष देती हैं या फिर उनका धार्मिक महत्व है, पर निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे संपूर्ण विश्व नदियों की सुरक्षा करता आया है। और जब कभी भी आप किसी के प्रति आपका सम्मान होता है तो कम से कम आप उसे प्रणाम तो अवश्य करते हैं। पर वो उन 2 जनों ने प्रणाम नहीं किया था। आप सोच के देखिए वो दोनों कौन थे, वो दोनों कौन थे? आपके दिमाग में छवि बन गई होगी और निश्चित रूप से वही थे वही थे, हाँ वही थे, क्योंकि वो नदियों में चाकू छुरी धोते हैं, गाय का कटा हुआ मांस धोते हैं और उनका ही पानी भी पीते हैं और गंदा रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही बड़े ही अपवित्र रहते हैं, इसीलिए शायद उन्हें म्लेच्छ कहा गया है। पक्की बात है। इस वजह से जब कभी भी कोई सामग्री खरीदे, कोई भी चीज आपके पास कैसे आ रही है, इसको निश्चित रूप से समतुल्यता के तराजू पे रख करके तौले और अपने आप को जागृत करें, क्योंकि इनकी दृष्टि आप पे हावी होने की है और आपकी दृष्टि सिर्फ धन कमाने पे लगी है। धन कमाने के अतिरिक्त हमारी दृष्टि कहीं जाती नहीं है। इस वजह से मैं ये आप लोगों से विनय करता हूं, निश्चित रूप से अपने नदियों की, अपने वृक्षों की, पीपल के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र के एक कीड़े मकोड़े से लेकर के जीव तक की हत्या अगर हो जाती है तो हम उसका प्रायश्चित करते हैं। और एक ऐसा धर्म जिसकी नींव ही हिंसा पे पड़ी है, उनसे बच के अवश्य रहने की आवश्यकता है। बोल गया ज्यादा ऐसे यहां पे शनि और राहु और शुक्र लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कलुषित नहीं है, अनुभवी है, बुद्धिमान है। और मैं इस कुंडली की प्रशंसा थोड़ा कम ही करूं, ये इतनी सी बात है। पर आपको इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान बनाने की आवश्यकता, अगर इस कुंडली में कभी रत्न वगैरह पढ़ना होगा तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में गुरु का रत्न बहुत अच्छा होगा। आपकी कुंडली में अभी शनि चल रहे हैं, उसके बाद आपकी कुंडली में बुध आएंगे, पर बुध इस कुंडली के लिए मेरे हिसाब से तो इसका भी रत्न पहना जा सकता है। बुध कमजोर है चूंकि और नीच का भी होकर के बैठा है। नौमांस कुंडली में भी वो शत्रुग्रही है और यहाँ पे भी वो वृश्चिक राशि में बैठा है। तो अगर कभी वाणी में कोई दिक्कत हो, कभी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती हो, कभी वाक शैली में गड़बड़ी होती हो, कभी तोतलापन हो या अपनी बात अच्छे तरीके से रख नहीं पाता हो, तो आप निश्चित रूप से इसे बुध का रत्न पन्ना पहना सकते हैं। किसी के पास भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने गारंटी दे दी। हाँ, अगर इन सब चीजों की कोई कमजोरी जातक में नहीं दिख रही है तो आप निश्चित रूप से इसके लिए गुरु का रत्न पुखराज अवश्य पहना सकते हैं। इस कुंडली को, चूंकि हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो सारे के सारे नवग्रह ही होते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम में बात कही है। सूर्य हमारी कुंडली के साक्षात राजा राम हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली के भगवान कृष्ण हैं, मंगल हमारी कुंडली के नृसिंहावतार हैं, बुध हमारी कुंडली के बौद्धावतार हैं, गुरु हमारी कुंडली में वामनावतार के रूप में उपस्थित होते हैं, शुक्र परशुरामावतार के रूप में, तो आदि आदि। मतलब ये ग्रह और इनके गुण हमारे अंदर कितनी प्रमुखता से विद्यमान है और कितनी अनुपात में उनकी स्थिति हमारी कुंडली में बनी है। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में जो भगवान बुद्ध की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है। इसका मतलब होगा कि हमें कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है, हमें चपल नहीं होना है, हमें चंचल नहीं होना है, चालाक नहीं होना है और बहुत ज्यादा चापलूसी नहीं करनी है और किसी के पीठ पीछे कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। ये जातक को आपको ये समझाना हो। दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि जब भी वो कोई निर्णय लेने चले तो वो कितनी जल्दबाजी में ले रहा है, वो कितनी जल्दी किसी से प्रभावित हो रहा है और कितनी जल्दी किसी पे विश्वास कर रहा है, ये बहुत ही जल्दी नहीं होना चाहिए। व्यापार में अगर कोई काम करने चले तो जितनी जल्दी हो सके वो उस पे पैसे पूरे ना लगाए और थोड़ा संतुलन बना करके रखे। जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय ना ले और जब कभी भी
किसी से बातचीत करना हो तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है, ये इसके बारे में इन पे बात करने की आवश्यकता होगी। व्यापार से बढ़िया इस कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि ये पदस्थ अधिकारी बन सकता है अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कुंडली के लिए नक्षत्र बता दूं, पुष्य बहुत अच्छा है, अश्विनी, भरणी, अनुराधा, हस्त, उत्तरा, भाद्रपद। और दिन इस कुंडली के लिए सोमवार और गुरुवार बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए दक्षिण और पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए आप दक्षिण पश्चिम जा सकते हैं या उत्तर पूर्व जा सकते हैं। ये इतनी सारी चीजें मतलब इनके कोण पे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए अंक 5 बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली में राशियां जो बहुत अच्छी बनेंगी वो वृश्चिक और मीन बनेंगी, पर बच के रहना होगा आपको कम से कम कुंभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु वालों से। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छी कुंडली बनेगी। ये कुंडली संपूर्ण है और ठीक है। आप इस पे आंख बंद करके भरोसा करिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शुद्ध बनाइएगा, भोजन शुद्ध कराइए, गंदे लोगों के संपर्क में न रखिए। मित्रता जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति मंगल के साथ हैं, जल्दबाजी में आकर के कोई भी मित्रता का भाव मत रखिएगा। रोग भाव का अधिपति लग्न में उच्च का होकर के बैठा है, इस वजह से प्रतियोगिता रहेगी पर व्यक्ति जीत जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।